हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्रों की परिसज्जा के ऊपर एमसीक्यू देखेंगे और उसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न इस पर, करघे से उतारे गए वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो हमने इसके ऊपर देखा था कि करघे से उतारे गए वस्त्रों को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इन कपड़ों को कहा जाता है ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स कपड़ों के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कुछ आवश्यक परिसज्जा लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती है। तो इन परिसज्जाओं को हम क्या कहते हैं? इन परिसज्जाओं को हम कहते हैं आधारभूत परिसज्जा। क्या कहेंगे? आधारभूत परिसज्जा के नाम से इनको हम जानेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि सतही दोष छिपाने के लिए क्या कौन सी प्रक्रिया है की जाती है? ब्लीचिंग परिसज्जा की जाती है, नैपिंग परिसज्जा की जाती है, कुटाई परिसज्जा की जाती है या सभी की जाती है? तो इस सतही दोष को छिपाने के लिए हमारी परिसज्जा की जाती है नैपिंग परिसज्जा। तो सतही नैपिंग का मतलब होता है कि जो वस्त्र के ऊपर की सतह होती है उस सतह को एकदम चिकना, सुंदर और चमकदार बनाया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सतही परिसज्जा कहा जाता है, जिसकी दोष छिपाने के लिए की जाती है। मर्सिराइज परिसज्जा दी जाती है। मर्सिराइज परिसज्जा दी जाती है। कौन से वस्त्रों पे दी जाती है? सूती पे दी जाती है, रेशम पर दी जाती है, नायलॉन पे दी जाती है या सभी के ऊपर दी जाती है? तो ये परिसज्जा दी जाती है खाली सूती वस्त्रों के ऊपर, मर्सराइजिंग परिसज्जा। कुटाई परिसज्जा क्या है? बीटिंग करना। कुटाई का मतलब है वस्त्रों को, जो ग्रे गुड्स कपड़े होते हैं उनकी सतह को कूट के और चिकना बनाया जाता है। और ये कूटने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है रोलर्स के माध्यम से। तो ये क्यों की जाती है? वस्त्र की सतह पर उठे रोओं को काटने के लिए ये गरम रोलर होते हैं, जिसके माध्यम से वस्त्रों की परिसज्जा कुटाई के माध्यम से की जाती है। तो उसमें ये झुलसने की प्रक्रिया है वो की जाती है। वस्त्रों के ऊपर जो रोए आ जाते हैं, धागे निकल आते हैं, तो उन सब के लिए ये बीटिंग की प्रोसेस है वो हमारी करी जाती है। नैपिंग परिसज्जा क्या है? वस्त्रों की सतह पर रोए उठाने के लिए वस्त्र की सतह पर रोए को काटा जाता है, वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है या उपरोक्त सभी। तो नैपिंग प्रक्रिया के अंतर्गत भी क्या किया जाता है? वस्त्र की सतह पर रोए उठाने की प्रक्रिया है वो हमारी करी जाती है। टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा। टेटरिंग परिसज्जा क्या होती है? वस्त्र की सभी जगहों से समान चौड़ाई को बनाए रखना या बनाया जाना एक ही बात होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा ग्रे गुड्स वस्त्र होता है, ग्रे गुड्स वस्त्र है वो इस तरीके का होता है कि इसकी जो बाहर से देखे तो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है। तो इसके लिए पहले समान चौड़ाई के ऊपर 4 हुक लगाए जाते हैं और फिर इन हुक के अंदर कपड़े को व्यवस्थित किया जाता है और फिर इसके ऊपर परिसज्जाएं की जाती है रोलर आदि के माध्यम से। और कपड़े को चारों तरफ से है वो हमारा समान आकृति का बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि वस्त्र की सभी जगहों से समान चौड़ाई वाला बनाया जाना। कैलेंडरिंग परिसज्जा क्या है? कैलेंडरिंग परिसज्जा क्या है? कैलेंडरिंग का मतलब भी आपका होता है जैसे बड़े स्केल के ऊपर प्रेसिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको करना। तो वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुटाना, वस्त्र की सतह पर रोए उठाना, वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार व कोमल बनाना। तो ये चमकदार प्रेस के माध्यम से कपड़ों को चिकना, चमकदार और आकर्षक बनाया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैलेंडरिंग की प्रोसेस कहा जाता है। ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग के द्वारा क्या होता है? वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाना, वस्त्र को सिकुड़ने से रोकना, नक्काशी का कार्य करना या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो क्या किया जाता है, ग्लेजिंग का मतलब ही होता है जैसे ग्लो आना। तो ये क्या होता है, वस्त्रों की सतह को चमकदार बनाने की प्रोसेस होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग करना कहते हैं। ग्लेजिंग के बाद है विरंजन परिसज्जा के द्वारा। विरंजक आप लोगों को मैंने बताया था कि विरंजक क्या होता है, वस्त्रों को चिकना चमकदार के साथ साथ उसको उज्जवल सफेद और आकर्षक बनाना ही वो क्या कहलाती है, हमारी ये कहलाती है आपका विरंजक परिसज्जा। तो विरंजक का मतलब क्या हो गया, वस्त्रों की ऊपर सफेदी लाए जाने की प्रोसेस है, वो हमारी कहलाती है विरंजन परिसज्जा। दूसरा हमारा आ जाता है कि ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थों में प्रमुखता होती है। आपको दो प्रकार के विरंजकों के बारे में हमने देखा था, एक को कहते हैं ऑक्सीकारक विरंजक और एक को कहते हैं अवकारक विरंजक। तो ऑक्सीकारक विरंजक होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसमें यही पूछा है कि ऑक्सीकारक विरंजक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा या हाइड्रोजन की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा या उपरोक्त सभी। तो ऑक्सीकारक विरंजक की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसके कारण वस्त्रों के ऊपर चमक को लाया जाता है, वस्त्रों पर सफेदी लाई जाती है ऑक्सीकारक विरंजकों के माध्यम से। अवकारक विरंजक पदार्थों में प्रमुखता क्या होता है, तो आपको देखना है ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थों में तो प्रमुखता होती है ऑक्सीजन, और अवकारक विरंजकों में मुख्यतः प्रधानता होती है हमारी हाइड्रोजन की। तो दोनों में हो गया, ये ऑक्सीजन है इसमें और इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है, धूलकण मिट्टी आदि वस्त्रों पर नहीं चिपकते हैं, वस्त्र की सतह को चमकदार बनाया जाता है, वस्त्र नहीं सिकुड़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा धूलकण मिट्टी आदि को वस्त्र पर नहीं चिपकने देना, ऐसी प्रोसेस है इसके माध्यम से की जाती है। वस्त्रों पर एंटी स्पेन परिसज्जा दी जाती है क्योंकि इससे बने हुए वस्त्र नहीं उघड़ते हैं। मतलब जो इससे वस्त्र बनाए जाते हैं तो एंटी स्नेक परिसज्जा दी जाती है। क्यों दी जाती है कि वस्त्रों जो इससे बने वस्त्र होते हैं वो नहीं उघड़ते हैं, यानी अपने आप इसके उघड़ने की प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत नहीं देखी जाती है एंटी स्नेक परिसज्जा वस्त्रों के माध्यम से। तो ये हमने परिसज्जा के बारे में प्रश्न देखा है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, हमारी दूसरी जो यूनिट है हमारी रंगाई और छपाई परिसज्जा है। ये भी आप लोगों का एक टॉपिक था जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है और समय अभाव के कारण हम इसको पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये हम देखेंगे वस्त्रों की रंगाई और छपाई। ये भी एक परिसज्जा ही होती है कि वस्त्रों को अलग अलग रंगों के द्वारा रंगना और अलग अलग रंगाई के माध्यम से इसको हमें और अधिक आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रंगाई। रंगाई क्या होता है, छपाई क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये हमें देखना है। तो प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त किए जाते हैं वो हमारे रंग क्या कहलाते हैं, वनस्पतिक रंग कहलाते हैं, प्राणिज रंग कहलाते हैं या प्राकृतिक रंग कहलाते हैं या हमारे संश्लेषित रंग कहलाते हैं। तो ये रंग हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक रंग। कत्था निकाला जाता है पेड़ की पत्तियों से, मछली से या पेड़ की छाल से या चींटी से, क्योंकि हमें जो रंग प्राप्त होते हैं वस्त्रों के वो प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं वो पेड़ की पत्तियां भी होती है। जैसे हमने रेशे देखे थे कि रेशे हैं वो हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रहे हैं। तो जो कत्था हमारा निकलता है वो किससे निकलता है, पेड़ की छाल से निकलता है। खनिज रंग पीले रंग प्राप्त होते हैं। खनिज रंग
या पीले रंग है वो किससे प्राप्त होते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट से, लेड क्रोमेट की प्रक्रिया से, पोटेशियम पेरोसाइनाइड को गलाने से, लोह सल्फेट क्रोमियम सल्फेट के घोल में डुबाने से, या उपरोक्त सभी से। तो ये हमारे किससे निकलते हैं, ये हमें देखना है। ये हमारे निकलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट की प्रक्रिया से। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा 1 वाला। रंजक होते हैं, रंजक क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, या हमारे उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता है। तो रंजक हमारे क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं। ये प्रश्न हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रश्न। रंजक होता है जल में घुलनशील खनिज रंग, पर्शियन ब्लू आदि होता है। किसमें होता है? पोटेशियम पेरासाइनाइड से होता है। खनिज रंग, पर्शियन ब्लू आदि होते हैं। किसमें होते हैं? पोटेशियम पेरासाइनाइड से। संश्लेषित रंग की खोज हुई थी, किसमें हुई थी? 16, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी। तो ये हुई थी हमारी 19वीं शताब्दी में। संश्लेषित रंग के निर्माण का श्रेय जाता है विलियम हेनरी पार्किंग को। तो संश्लेषित हमारे जो रंग है उनका श्रेय जाता है विलियम हेनरी पार्कर को। अम्लीय रंग उपयुक्त होते हैं। अम्लीय रंग हमने ऊन और रेशम दोनों रेशों के बारे में पूर्ण पढ़ा था, उनकी विशेषताएं देखी थी। इसमें क्या देखा था कि ऊनी और रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए हमें कौन से रंग की जरूरत होती है? अम्लीय रंग। और जो हमारे कॉटन वस्त्र होते हैं उनके ऊपर क्षारीय रंग है वो अच्छे चढ़ते हैं। तो क्षारीय रंगों से क्या होता है? सेल्यूलोजिक रेशे रंगे जाते हैं या प्राणिज रेशे रंगे जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारे दोनों रेशे रंगे जाते हैं। जो हमारे क्षारीय रंग होते हैं, क्षारीय रंग के ऊपर सेल्यूलोजिक का मतलब ये है जो हमें प्रकृति के साथ साथ वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति के रेशों में ही हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज प्रधान रेशा पूछा जाए तो भी आपको क्या बताना है? कपास है, लीलन है, जूट है, हेम्प है, ये सारे आपके क्या है? सेल्यूलोजिक रेशे कहलाते हैं। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा कि अम्लीय रंग में तो प्रयुक्त होता है ऊनी और रेशमी, और क्षारीय रंग में प्रयुक्त होता है सेल्यूलोजिक रेशे और प्राणिज रेशे। दोनों प्रकार के रेशे हैं हमारे, इससे प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष रंग को कहा जाता है उदासीन, अम्लीय, लवण या वेट रंग। तो प्रत्यक्ष रंग को कहा जाता है लवण रंग। बंधक रंगों में तांबे से क्या होता है? नीला रंग प्राप्त होता है। तांबे से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। डिस्पर्स रंग कहलाता है, एसीटेट रंग कहलाता है आपका डिस्पर्स रंग। टोप रंगाई के द्वारा क्या होता है? वेस्टर्न ऊनी वस्त्र रंगे जाते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वेस्टर्न ऊनी वस्त्र और एक हमारे होते हैं ये छोटे रेशों से, बड़े रेशों से जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसको हम वेस्टर्न वस्त्र कहते हैं, और बाकी के हमारे जो नमदे आदि बनाए जाते हैं वो हमारे छोटे वस्त्रों से बनाए जाते हैं। स्किन डाइंग के द्वारा क्या होता है? तैयार धागों को रंगा जाता है। पहले धागा तैयार किया जाता है, फिर उसको रंगने की प्रोसेस होती है। बांधकर वस्त्र को रंगने की कला क्या कहलाती है? तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कपड़े को पहले बांधा किस में जाता है? बांधनी कला, बंधेज, जिसको हम बंधेज कहते हैं, तो बांधनी कहा जाता है। बांधकर कपड़े को रंगने की प्रक्रिया बांधनी कहलाता है। रंगाई के द्वारा कृत्रिम वस्त्रों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। रंगाई के द्वारा क्या होता है? कृत्रिम वस्त्रों से निर्मित वस्त्र हमारे रंगे जाते हैं।
वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है तो उसको हम डुप्लेट या द्विपक्षीय छपाई के नाम से जानते हैं। तो ये आज के लिए हमारे 2 टॉपिकों की MCQ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे का टॉपिक है वो दूसरे के ऊपर जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं उसके ऊपर आपको और प्रश्न करवाती हूँ। मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न लिख के ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाऊँ, इसलिए मैंने ये प्रोसेस अपनाई है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इस पे लाइक कमेंट या इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन बचे हैं। और इसके बारे में किसी ने पूछा था मेरे से कि आपका इसकी कट ऑफ क्या जाती है। देखो, कट ऑफ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि आजकल कंपटीशन है वो हमारा टफ हो रहा है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि मेरिट है वो क्या बनेगी। पेपर आने के बाद ही पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये बताया जा सकता है कि उसमें राजस्थान जीके क्या रहा है, उसमें किस तरीके की प्रतिक्रिया रही है, तो उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे कितने हैं, उसके बाद ये सारी बातें हैं डिसाइड होती है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।